स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद है विद्यार्थियों आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा, बेहतर होगा। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में हम चूंकि पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न जो सामान्य विज्ञान के लिए और हमारे इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं और यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है, आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को याद भी करना है, ठीक है ना। तो चलिए इनको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज विद्यार्थियों रावटहुक ने की थी सन 1665 ईस्वी में। हमें इसका सन भी याद करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार जनरल साइंस में विद्यार्थियों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है रॉबर्ट हुक 2 जगह आ जाएगा, लेकिन इनका जो सन है ना, खोज वाला सन, वो अलग हो जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूजन में ना रहें, इसका सन भी अभी से याद करके चलें, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन विद्यार्थियों मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पे लिए हैं, आपको यहाँ 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, केवल आपको राइट आंसर ही बता दे रहा हूं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक जो होता है ना, ये केंद्रक बीट वाला पार्ट होता है, ये वाला, सो क्या कहते हैं हम, केंद्रक कहते हैं क्या। तो इस केंद्रक की खोज किसने की थी? किसने की थी? इसकी खोज की थी भैया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी के बाद, यानी कि पहले कोशिका की खोज हुई थी और इसके बाद सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो भैया अल्टमान ने, ठीक है, 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला नाम था ना, वो क्या था? बायोप्लास्ट था। ये भी आप बात कहीं कोने में याद रखिए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया का जो पुराना नाम था वो था बायोप्लास्ट, ठीक है। अल्टमान ने भी इसको बायोप्लास्ट का ही नाम दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये रहा, किस कोशिकांग को ऊर्जा ग्रह कहते हैं? ये मेन है, ऊर्जा ग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या है? ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। मैंने आपको इसका सिंबल भी बना के दिखाया था, इसका डायग्राम भी बना के दिखाया था। इस तरह से ये जूते के जैसी आकृति होती है, ठीक है ना। जिसने पहले इस वीडियो को देखा था तो वे समझ जाएंगे बच्चे कि ऊर्जा ग्रह का मतलब कहीं पावर हाउस की बात कर रहा है क्या? तो पावर हाउस भी आप इसको यहां पर कह सकते हो विद्यार्थियों, पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर पर यह लिखा हुआ है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। मैं इसकी बात कर रहा हूं साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना, एक कोशिका बना दी मैंने, और ये जो पादप कोशिका है ना, यानी कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल मीन्स ऐसी कोशिका जो केवल पेड़ पौधों के अंदर होती है, उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर हमने जो है यहाँ पर क्या है, ये कोशिका भित्ति है। क्या? बाहर वाली जो दीवार होती है ये वाली, ये कोशिका भित्ति है। अब इसको इसकी बात कर रहा है कि किस पदार्थ की बनी होती है। तो किसकी बनी होगी? ये होगी सेलुलोज की बनी होगी। क्या? तो सेलुलोज क्या होता है? ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में इसको रखते हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इनको लिख लीजिए। फिर छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, पुलिस ट्रैफिक किसे कहते हैं? विद्यार्थियों जब हमने कैमिलोगोल्जी द्वारा खोज किए गए कोशिकांग, ठीक है ना, का अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने आपको वहां बताया था कि भैया कोशिका के अंदर भी
एक पुलिस ट्रैफिक की तरह कार्य करने वाला एक कोशिकांग होता है क्या, एक, ठीक है ना, एक कोशिकांग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गोल्गी काय कहते हैं। और इसकी अगर खोज की बात करेंगे तो खोज किसने की थी इसकी, कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। तो कैमिलो गोल्गी ने इसको खोजा था। इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी भी हम इसको यहां पर जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, राइबोसोम का क्या कार्य है। विद्यार्थियों आपको वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे और इन चारों ऑप्शन में से आपको ये छांटना है कि राइबोसोम का क्या कार्य है। तो ऑप्शन आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे कि कोशिका विभाजन में, कोशिका को नष्ट करने में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है भैया राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम इस तरह का होता है, हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे यहाँ पर, जंतु कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ पर एक एनिमल सेल भी आपको बनाकर दिखाई थी इस तरह से, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है, नहीं होती, क्योंकि ये मोटी परत नहीं होती है, ये केवल सिंगल परत होती है क्या, ठीक है, जिसको हम बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली कह सकते हैं। तो ये जो झिल्ली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये झिल्ली किसकी होती है भैया, प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो जंतु कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी दीवार होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिका विभाजन में सहायक कौन हो सकता है। तो कोशिका विभाजन में जो हेल्प करने वाला कोशिकांग होता है तो सेंट्रोसोम होता है क्या, तारक होता है। मैं आपको जब तारक के बारे में पढ़ाया था तो आपको बता दिया था कि भैया ये 2 तरह के होते हैं, इस तरह से तंतुनुमा और इस तरह से जाल के जैसे यूं होते हैं क्या, सेंट्रोसोम की बात करेंगे, सेंट्रोसोम, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, हरित लवक की संरचना में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो हरित लवक की संरचना में विद्यार्थी कौन पाया जाता है, वो पाया जाता है स्टोरमा। और अगर मैट्रिक्स की बात करें तो भैया मेरे मैट्रिक्स पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद रखिए बात, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेगा तो आप कहोगे क्या, मैट्रिक्स कहोगे, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो संरचना होती है उसकी संरचना में मैट्रिक्स होता है क्या, और हरित लवक की संरचना में भैया स्टोरमा होता है। स्टोरमा जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो है कई सारी प्रक्रियाएं भी घटित होती है, ठीक है। ये वर्णन हम आपको पहले ही करा चुके हैं वीडियो में, आप वहां से एक बार का, ठीक है, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो वर्णन है, विस्तृत वर्णन, वो वहां से आप नोट कर सकते हो। फिलहाल आपको मैं समय देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे साहब। तो क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मैं विद्यार्थियों आपको जानकारी दे देता हूं कि आदमी के अंदर जो है गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वो 46 होती है। इसमें अलग अलग जोड़े का मामला होता है थोड़ा सा। 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं बच्चे को और 23 गुणसूत्र जो है वो पिता से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 46 इनकी क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 46 हो जाती है। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी कि 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से मिलते हैं, तो जाकर 46 हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये कम रह जाते हैं ना या फिर ये ज्यादा हो जाते हैं तो टर्नर डाउन सिंड्रोम, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये वर्णन हम बाद में करेंगे साहब। फिलहाल आप इसका राइट आंसर 46 को क्लिक करेंगे, 46 को याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आत्मघाती थिल्ली किसे कहा जाता है भैया मेरे। आत्मघाती थिल्ली के बारे में हमने पढ़ा था ना कि शरीर के अंदर जब कोई कोशिका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, दुर्घटना के अंतर्गत आ जाती है, तो उसके अंदर एक लाइसोसोम्स कोशिकांग होता है जो स्वयं पच जाता है। पच जाने का मतलब है कि वो अपने आप ही, ठीक है, अपनी हत्या कर लेता है। यानी कि हत्या करने वाली जो है ये एक संरचना होती है को हम लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई आत्महत्या कर ले तो इसी का नाम है आत्मघाती थिल्ली। आत्मघाती का मतलब जो स्वयं को ही नष्ट कर लेती है, जो पूरी कोशिका को भैया पचा देती है और नई कोशिका का वहां निर्माण बाद में हो जाता है। तो कौन है, वो लाइसोसोम्स है क्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो 13 है वो आपका ये रहा, किस कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। तो भैया मैंने आपको बताया भी था कि जो पादप कोशिका होती है उनका जो रिक्तिका होती है ना वो बड़ा होता है, मतलब इस तरह का होता है क्या। ये देखो हम यहाँ पर बना देते हैं भैया, ये हो जाएगा आपका, ये बड़ी बड़ी जो वेस्कुलस है ना
ये रिक्तिका है, यानी कि एक स्पेस स्थान होता है ये कोशिका के अंदर। तो किस में होता है ये बड़ा? ये पादप कोशिका में बड़ा होता है। जबकि अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर ये बहुत छोटे छोटे होते हैं इनके अकॉर्डिंग। अब डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है भैया, ये देखो जरा। डीएनए, एनए का पूरा नाम जो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए में थोड़ा सा जो है ऐसे लिख दे रहा हूं, हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम जो है ना हो, ठीक है। तो आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संदेश का कार्य कौन करता है भैया मेरे? तो ये आरएनए के अंदर आता है, आरएनए। और आरएनए भी एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है ना, एसआरएनए, ये होते हैं। तो इसके अंदर जो मैसेंजर का काम करता है वो करता है भाई, वो एमआरएनए करता है। क्या? एमआरएनए, ठीक है। और ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफर का काम कौन करेगा? टीआरएनए करेगा, ठीक है। तो हमारे जो है आपके यहाँ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से जो है करा दिए हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। और आप इनका जो तुमने तीनों स्क्रीनशॉट लिया है ना, इसको आप नोटबुक में लिखिए और इनको याद करिए। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए भी, और आपके कंपटीशन में जब जनरल साइंस पढ़ोगे ना उसके लिए भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चनों से, ठीक है। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपकी समझ में आ गई होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।